हम हमेशा यही मानकर संवाद कर रहे हैं कि 2 लोग हों, 4 लोग हों, बातें वैसी ही होंगी जैसे 1000 लोग हों और पूरी दुनिया में ज़्यादा, क्योंकि बातें अमर होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम शुरुआत करें उसके पहले सबसे पहले हम श्री कृष्ण जोशी जी को यहाँ सामने की ओर आमंत्रित करते हैं। आप यहाँ पधारें। इसी क्रम में अक्षय आमेरिया जी से अनुरोध है सामने तरफ आने के लिए। मुकेश बिजोले जी और महावीर वर्मा जी आपसे अनुरोध है कि सामने की तरफ आए और सामने बैठे हुए लोग थोड़ा आगे की तरफ आते हैं। नजदीक मुकेश बहुत अच्छा लग रहा है, उठ जाते हैं और चित्रों और रोशनी के बीच में हम लोग हैं, सभी चेहरे खिले हुए, और जाहिर है ये एक महत्वपूर्ण दिन है। हम शुरुआत करें उसके पहले हम शरद जी से अनुरोध करते हैं कि श्री जी का स्वागत फूल भेंट कर करें और इसी क्रम में अक्षय आमेरिया जी का स्वागत करने वस्तु जी से अनुरोध है कि आप महावीर जी का स्वागत करें। हमारे विद्यालय की एक चित्रकार हैं और आर्ट टीचर हैं चेतना जोशी जी से अनुरोध है कि आप मुकेश जी का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। बहुत हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी रूपरेखा हम पहले ही रख देते हैं कि आज के कला संवाद का विषय है चित्रकला, समाज, सरोकार और चित्रकार। इस विषय पर सबसे पहले हम अपने तीनों वक्ताओं को बारी बारी से 5 मिनट से 7 मिनट तक सुनेंगे। ये समय पहला जो चरण है हम सुनेंगे ताकि ये एक व्याख्यान का रूप न ले सके, और इसके पीछे मंशा ये है कि हम कलाकारों को भी व्याख्यान में क्यों डालें जबरन। उनका अपना जीवन है, उनका अपना काम है, वो बोलता है। तो 5 से 7 मिनट का पहला चरण होगा और दूसरे चरण में एक एक सवाल मैं आप तीनों चित्रकारों से रखूंगा जो आप लोगों के लिए ही होगा, और उसके बाद फिर सवाल होंगे। आप में से जो जवाब देंगे जवाब आते जाएंगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, आमेरिया जी से मुकेश जी पूछ सकते हैं। ये एक तरह के सवाल रहेंगे। सवाल हमारे पास पहले से काफ़ी हैं, आपके सवाल भी हम शामिल करेंगे और अंत में फिर हम आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कृष्ण जोशी जी, जाने माने कला गुरु से सुनेंगे इस पूरे संवाद के समाहार की तरह से। तो ये एक रूपरेखा है छोटी सी, और आज का जो संवाद है चित्रकला, समाज, सरोकार और चित्रकार, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक छोटा सा परिचय जो हमारे बीच में उपस्थित है उनका। ये किसी तरह का कोई ऐसा परिचय नहीं है कि हम कोई परिचय करा रहे हैं, हम अपने संवाद को आगे की तरफ ले जाने के लिए ही ये परिचय है। तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कृष्ण जोशी जी। आप चित्रकला के डॉक्टरेट हैं, इतिहास में MA हैं और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी से लगातार संबद्ध रहे सालों, इसमें आपने भाग लिया। कला और उज्जैन, कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, मानव संकेत अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, यहाँ से जुड़ाव रखा। इंदौर, जयपुर में आपकी एकल प्रदर्शनी हुई। आप स्वयं अच्छे चित्रकार हैं और अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी आपकी उपस्थिति रही। हमारे आज के जो 3 कलाकार अतिथि हैं उनमें एक छोटी सी समानता मैंने देखने की कोशिश की है।
आप हैं तो तीनों चित्रकार, लेकिन एक अलग क्षेत्र खास तौर से धारण करते हैं चित्रकला के अलावा। अक्षय आम्नेरिया जी इंदौर, उज्जैन और बड़ौदा। इंदौर में जन्म, उज्जैन में रिहाइश और बाकी चीजें, और बड़ौदा में पढ़ाई 1963 का साल। और आप प्रयोगधर्मी चित्रकार हैं और इसके साथ ही विजुअल आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं। तो ये एक साथ चलने वाली खासियत है आपकी। अवागार्ड कला समूह स्थापित कर दिया बहुत युवावस्था में, और उसके बाद फिर चित्रकला की विधिवत शिक्षा ली बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में। अप्लाइड आर्ट में आप ग्रेजुएट हैं। फ्रीलांस कला सृजन करते रहे, विजुअल आर्ट में दिल्ली, इंदौर में काम किया। फोटोग्राफी भी करते हैं और पत्रिकाओं की कला संपादक रहे। और पुरस्कार और प्रदर्शनियों की बात इस रूप में संक्षेप में कह सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, भोपाल और उज्जैन में एकल भी और सामूहिक भी आपकी प्रदर्शनियां लगती रही। तो इस तरह से चित्रकार और विजुअल आर्टिस्ट। मुकेश बिजोले जी अशोकनगर, उज्जैन, और फिर चित्रों के माध्यम से पूरे देश में इब्टा प्रदेश से संबद्ध। आपके साथ लगी हुई जो बात है वो है रंगमंच। नाट्य लेखक, भरतरी नाटक लिखा आपने और बहुत सारे नाटक प्रकाशन की स्थिति तक पहुंचे हुए नाटक हैं। तो कहना चाहिए चित्रकार और नाट्य लेखक, रंगमंच से जुड़े हुए। रेखांकन में विशेष रूप से शुरुआत की आपने और तमाम पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। कविता पोस्टर आपके पूरे देश में प्रदर्शित होते हैं, हजारों बार कह सकते हैं। और रंगमंच एक्टिविस्ट कह सकते हैं इब्टा में, और आप कहते हैं कि मेरा रंग जन्म इब्टा में हुआ। तो इस तरीके से मुकेश बिजोले जी हमारे पास वो चीज़ के साथ हैं। महावीर वर्मा जी रतलाम, उज्जैन और अजमेर। रतलाम से आप संबद्ध हैं और सबसे कम उम्र भी हैं, हमसे थोड़े से ही बड़े हैं और आप लोगों से थोड़े से ज़्यादा छोटे हैं। उम्र की बात मैं कर रहा हूँ। और लेकिन आपकी संभावना और आपका काम बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय जगहों में भी हैं। यानी इंग्लैंड, साउथ कोरिया में ग्रुप शो किया, ड्राइंग पेंटिंग में मास्टर डिग्री है। और आपके साथ जो जुड़ी हुई विशेषता है वो है कला समीक्षा। तो इस तरह से एक त्रिवेणी बनती है, चित्र, रंगमंच, विजुअल आर्ट, पेंटिंग और कला समीक्षा और पेंटिंग और कला गुरु जो स्वयं चित्रकार है। और सबके सम्मान और सबका अनुभव है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि हम साहित्य के लोग ज़्यादा हैं और कला को भी साहित्य की तरह से देखने लगते हैं, चित्रकला को भी साहित्य की दृष्टि से देखने लगते हैं। हम जहाँ होते हैं उसको उसी दृष्टि से देखने लगते हैं, लेकिन कलाकार का देखना अपना देखना होता है। तो हम बहुत खुश हैं कि आज का जो हमारा विषय है उस विषय पर हम अपने कलाकारों को जो उज्जैन से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय कला तक अपनी विशिष्टताओं के लिए, अगर एक एक वाक्य में कहें तो अक्षय आम्नेरिया जी अध्यात्म की तरफ, मौन की तरफ और अनंत की तरफ अग्रसर चित्रकार हैं। आप जनोन्मुख और लोक चित्रकार आप कह सकते हैं। और आपके बारे में ऐसा कई समीक्षकों ने कहा है कि स्मृतियों का पुनर्जीवन एक तरीके से, जिसमें गांव कस्बे के जो जीवन उनको स्मृतियों को सजोना, संवारना, इस तरह की चित्रकला से आप संबद्ध हैं। तो अब विषय है चित्रकला, समाज, सरोकार और चित्रकार। तो सबसे पहले हम महावीर जी से अनुरोध करते हैं कि आप इस विषय में 5 से 7 मिनट अपनी बात रखें और उसके बाद हम आगे बढ़ें। हाँ, ये क्रम चलता रहेगा। ये कला दीर्घा इतने लोगों की देख रही। हाँ, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, सारी बातें आएंगी और हम यही चाहते हैं कि सब कुछ आए। और मैं चूंकि खड़ा था तो आप बटन चालू करना।
जर्नलिस्ट साथी, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा शायद जी का कि रंग कर्म के व्यक्ति चित्रकला पे बात करें, और यही कलाओं की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि चाहे वो कविता हो, नाटक हो, चित्र हो या मूर्ति हो, सबका जन्म एक भाषा के रूप में ही हुआ। हम कह सकते हैं कि चित्रकला पूरे विश्व की वैश्विक रूप से प्रथम भाषा रही है। जब वो ध्वनि विज्ञान से परिचित नहीं था तो अपने भावों के व्यक्ति को संकेतों के माध्यम से अपने भावभंगिमाओं के माध्यम से करता था, और उसका जीवन प्रमाण हमें मिलते हैं जो शैल चित्र आदि मिलते हैं। जब भाषा नहीं थी तो चित्र भाषा का काम कर रहे थे, तो लाजमी है कि चित्र समाज के पहले आया, और उन्हीं चित्रों में, या चित्र कहने का मतलब भाषा में सिर्फ चित्र से नहीं है, क्योंकि वहाँ नृत्य भी था, वहाँ नाटक भी थे, गीत भी रहे होंगे, तो उनका सबका आधार, समाज के विकास का आधार चित्र कला ही रही। इसका एक सबसे एक छोटा सा उदाहरण है। एक पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट में सबसे पहला एक घटना मैंने पढ़ी, उसमें घटना यूँ थी कि लेखक बहुत बीमार है, और ऐसा है स्थिति में कि वो खड़े भी नहीं हो सकते, व्हील चेयर पे डॉक्टर के पास जाते हैं अपने आप को दिखाने। और जैसे वो डॉक्टर के कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो चूंकि व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब को देखे वो एकदम उठकर उनको अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर जो थे वो उनकी अशक्तता से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, तो डॉक्टर साहब उन्हें आग्रह करते हैं कि नहीं, आप बैठे रहिए, आप खड़े होने की स्थिति में नहीं। तो लेखक महोदय वहाँ उनसे बोलते हैं कि नहीं, मेरे समाज ने मुझे इतनी तहजीब दी है, मेरे साहित्य ने मुझे इतना सिखाया कि मैं कम से कम खड़ा होकर आता हूँ। कहने का आशय कि वो समाज जो हम परिष्कृत रूप में देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं कलाओं में, साहित्यों में रची बसी। इसी वजह से आज कलाएँ समाज का पर्याय बनी हुई। हम कह सकते हैं, प्रश्न ये भी उठता है कि बिना कलाओं के क्या समाज नहीं चल सकता? बिना चित्रों के चित्र नहीं होते, नृत्य नहीं होता, नाटक नहीं होता, तो क्या समाज नहीं होता? समाज होता, जरूर होता, लेकिन फर्क इतना सा रहता है कि कलाएँ मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोशिश करती हैं। बिना कलाओं के मनुष्यता नहीं लाई जा सकती। इसलिए चित्रकला का भूमिका समाज के लिए और ज़्यादा हो जाती है कि कला ही है जो समाज को परिष्कृत करती है। और समाज भी यही कहा जाता है कि पहले चित्रकार नहीं बनता, पहले चित्र नहीं बनता। चित्र या कलाओं के कोई भी रूप को गढ़ने के पहले, उनको बनाने के पहले चित्रकार को खुद बनना पड़ता है। चित्रकार बनता है अपने समाज से। वो समाज में जो देखता है, जो महसूस है, वो उसके अंतःकरण में पड़ता है, और उसको अपने तरीके से अभिव्यक्त करता है, अपने संवेदनाओं को, अपने भावनाओं को अपने अनुसार मुखायित करके वो अपने माध्यम से उस बात को बोलने का प्रयास करता है। तो यहाँ समाज और कला और चित्रकार परस्पर, या कोई भी कला परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है। और रही सामाजिक सरोकारों की बात, सामाजिक सरोकारों को लेके एक घटना मुझे याद आती है, शायद आप लोग उसमें से काफ़ी लोग आप वाकिफ भी होंगे। शिकागो के एक बहुत बड़े हास्य अभिनेता रहे, उनका नाम बिल मरे। अपने जीवन, शुरुआती जीवन के दौर में जब वो अभिनेता के रूप में अपना सफर गुजार रहे थे, तो बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहे, और इतना फ्लॉप रहे वो कि हताशा में उन्होंने एक दिन तय कर दिया कि मुझे अब आत्महत्या करनी है, जीवन में कुछ शेष नहीं रहा।
और ये मन में वो धारण करके आत्महत्या के लिए निकल जाते हैं। होता है जब वो जा रहे थे तो बीच में एक संग्रहालय था। अब चूंकि कलाकार था तो कलाकार बिना उसके रह नहीं सकता। उन्होंने कहा चलो जीवन के अंतिम पड़ाव पे संग्रहालय में देखते चलते हैं। वो संग्रहालय में घुसे और चित्रों को देखते देखते एक चित्र के सामने जाके वो ठहर जाते हैं। चित्र जो था वो सॉन्ग ऑफ लार्क, चित्र का टाइटल था सॉन्ग ऑफ लार्क। और उस चित्र को काफ़ी देर तक वो देखते हैं। देखते देखते उनका मन बदलना शुरू हो जाता है। अब ऐसा क्या था उस चित्र में जो उनके पूरे मनोदशा को बदल दिया। चित्र सामान्य से था। एक किशोरी है, कृषक किशोरी, जो अपने खेत की तरफ जा रही है। उसके पीछे से सूर्योदय हो रहा है और एकाएक कहीं से एक चिड़िया की आवाज़ आती है। वो पीछे से चिड़िया पूरे दृश्य में अनुपस्थित है। पीछे मुड़ के चिड़िया को देखती है। एक पसीने की बूंद उसके चेहरे पर रहती है, जैसे दिखाई दे। तो उसने उसके अभिनेता के मन में हलचल पैदा कर दी और वो सोचने में विवश हुआ कि ये युवती जिसको अपने भविष्य का कहीं कुछ वो नहीं है, गंतव्य का कोई किया नहीं है कि उसको कहाँ तक पहुँचना है, लेकिन एक चिड़िया का कोमल स्वर उसको जीवन के प्रति लालायित कर देता है। और पीछे तो सूर्यदेव की जो किरणें फैल रही थी तो एक आशा का वो संचार कर रही थी। तब उन्होंने लगा कि नहीं, मैंने अभी संघर्ष नहीं किया। संघर्ष तो इनके जीवन में है, ये संघर्ष कर रहे हैं। पीछे एक आशा की किरण भी नजर आ रही है। तो वहाँ वो अपने आत्महत्या का जो विचार था वो त्यागते हैं, वापस अपने जीवन में आते हैं, संघर्ष करते हैं और विश्व के महानतम हास्य अभिनेता बन जाते हैं। तो ये सामाजिक सरोकार होते हैं। इसलिए कलाएं समाज परस्पर हैं। कलाकार का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है, समाज के प्रति उसके सरोकार होते हैं, जिस वजह से अपनी वो कला यात्रा को सफल करता है। बहुत अच्छे नोट के साथ महावीर जी ने अपनी बात रखी है। अब मैं मुकेश जी से ये पहले चरण के 5-7 मिनट के लिए आप बैठे। सभी को नमस्कार। आदरणीय कलागुरु जोशी जी को प्रणाम। अक्षय जी हमारे शहर के मौन चित्रकार हैं, उनकी रेखाएँ बोलती हैं। महावीर जी को आपने सुना है। सबसे बड़ी बात शरद जी को मैं बहुत उनका आभारी इसलिए हूँ कि थिएटर से कला की बात करते हैं कि चारों कलाओं को जोड़ने का जो उनके अंदर एक जेल है, उसको सलाह उस मैडम जो ये गैलरी इस कला के लिए समर्पित की है। शहर में व्यापारी हैं, रोज पैसे गिनते हैं। कला दीवानापन है जो लुटाती है। तो ये मेरी भाव है। हम सभी यहीं बैठे हैं, अनिवार्य जी बैठे हैं, शिक्षा जी बैठे हैं, अपने मैडम हैं, हमारे कलाकार हैं, भूषण भाई, प्रकाश जी, मनोज जी, इनके जादू में देखते हैं तो है, मतलब भाव होता है। दरअसल जब हम चित्रों को देखते हैं तो उसकी भाषा समझने की कोशिश करते हैं। चित्रकला से मनुष्य का सदियों पुराना रिश्ता है। भीमबेटका, अजंता इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। किसी भी जगह की पहचान उसकी कला संस्कृति होती है और उज्जैनी प्राचीन नगरी है, कला संस्कृति से ही उसकी एक अलग पहचान है। दूसरा ये कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना रह नहीं सकता। उसकी कल्पनाएं प्रकृति और समाज से ही वो लेता है। कभी लेखक, चित्रकार और नाटक या अभिनय ये समाज के महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं और इनकी अहम भूमिका है। और ये दायित्व ये हमारे 4-5 स्तंभ कला म्यूजिक के उसमें वो उठाते हैं।
गंभीरता से वो लेते हैं क्योंकि वो कहना चाहते हैं समाज को, जिसे हमारे कला विरासत धरोहर जो है वो समाज के लिए होती है। आत्मा चित्रों से संवाद करती है, एक चित्रकार की अभिव्यक्ति से ही संभव होता है। दूसरा प्रश्न दूसरी बात है, जैसे शरद जी जो नाटक लेके आते हैं, प्रगतिशील, कमिटमेंट, विचार और प्रतिरोध, जो प्रगतिशील नाटक है तो समाज को जाना चाहते हैं वो गंभीर क्लासिक नाटक, इसलिए मुझे हमेशा ये इसलिए याद रहते हैं। मोबाइल था मेरा, शायद वो नुकसान हो गया। यही है, एक चित्रकार मतलब बहुत ज़्यादा भाषा नहीं जानता है, वो तो सिर्फ चित्र बनाना जानता है, चित्र ही हो गया मेरा, इसलिए मैं बोलता था। जैसे अक्षय जी की यात्रा वैसी है कि कैनवास से, कागज पर, रंगों से, भूमिका से, ब्रश से कैसे वो अपनी यात्रा में जाते हैं। और तो बस यही कहूँगा कि जो कुछ है वो पांचों कलाएं जो हमें जीवित रखती हैं। बिना साहित्य के कलाकार अधूरा है। यदि मैं साहित्य नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा विजन मेरे अंदर नहीं आता, मैं बहुत अच्छे चित्र बनाने में शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता, और हो सकता अभी भी कमज़ोर हो, क्योंकि अंत में तो ये मैं बहुत अच्छे से अच्छा करूँ, यही इच्छा रहती है। जैसे सुना जब हीरा तो एक नेकलेस बनाता है ना, तो उसको लगता है कि यार आज मैं अच्छा बना सकता हूँ, आज सबसे अच्छा हीरा का हार बना सकता हूँ, तब तक वो इतना बुरा हो जाता है कि उसकी उंगलियां कांपने लगती है, तो वो बहुत अच्छा हार बनाने की कोशिश करता है। ये कला की एक भाषा जैसे कहना चाहिए जो हमें जिंदा बनाए रखते हैं। और शशि भाई का धन्यवाद। तो मुकेश जी ने जिस जगह छोड़ा कि व्यवसाय, प्रमोद त्रिवेदी जी ने आप पर जब लिखा या वो अक्सर बात करते हैं तो कविताओं के साथ चित्र, और वो जब मिलता है तो बहुत कुछ अर्थ खुलता है। तो अब हम अक्षय जी की तरफ हैं कि आप अपनी बात। पहले हालांकि चित्रकारों की तरफ से होने की, लेकिन शरद जी ने ये पहल करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि पिछले कई समय से प्रयासरत थे कि इस तरह का एक इनिशिएटिव हो, जहाँ सब बैठ के बात हो, लेकिन वो संभव हो नहीं पाया। और इसी को ध्यान में रखकर आज भी जिनकी उपस्थिति हुई है यहाँ पर, तो यही चिंता का विषय है कि इतनी कम उपस्थिति क्यों है। तो उसमें ये है कि कहाँ कमी हो रही है। अगर हम उसमें भी देखें एक विजुअल लिटरेसी की, तो वो भी समाज में लगातार कम होती जाती है, उसके साथ में विजुअल सेंसिटिविटी भी कम हो रही है। तो उसके पीछे क्या कारण है और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर जरूर विचार करना चाहिए। और उसमें आर्ट इंस्टीट्यूशंस को भी ध्यान देना चाहिए, उनके पोस्ट के लिए क्या है। हमारे बीच में सर ने बहुत उस पर बतावाई है कि क्या कारण है कि आजकल, क्योंकि अभी भी हम पुरानी चीज़ों को या उनको रेफरेंस लेकर ही कर रहे हैं। तो वर्तमान का जो है वो कैसे हम आगे और एक्सपोज कर सकते हैं, यही है कि हम कैसे विजुअल लिटरेसी को बढ़ाएं। तो इस तरह से सबने कम समय लिया, और जो हमारा पहला चरण था, और हम उम्मीद ही यही कर रहे थे कि कुछ पूछने बताने में बातें निकल के आएंगी और लगातार वक्तव्य की तुलना में। तो अक्षय जी ने अपनी बात पूरी की है, तो मैं कुछ सवाल रखता जाऊँगा बारी बारी से, आप तीनों में से जवाब
जो देना चाहें तो आपका रहेगा इसमें योगदान। पहला प्रश्न मैं जैसा हमने तय किया था कि आप लोगों की जो प्रवृत्ति है, जो कला प्रवृत्ति है, उससे जुड़ा हुआ हो। तो अक्षय जी के बारे में हालांकि इस तरह से किसी खांचे में बांध देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को प्रयोगधर्मी चित्रकार कहते हैं, तो उसमें वो काले रंग से ऊपर भी चीज़ें आएंगी, एक मौन चेहरे से ऊपर भी चीज़ें आएंगी। फिर भी आध्यात्मिकता का भी योगदान है अपने देश में, कला में, साहित्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर की पूरी गीतांजलि भी उसी तरह है। फिर भी चित्रकला, समाज, सरोकार और आप खुद को, ये जो अनंत की खोज देखी जाती है आपके चित्रों में कि आप अनंत की तरफ है, अनंता की तरफ है, इसका क्या अभिप्राय है? इससे आप अपने आप को किस तरह से उपस्थित करते हैं समाज में? करीब 2000 में मैंने प्रयोग करा था ब्लैक एंड वाइट पॉइंट्स का, क्योंकि वो पहले से चल रहा था प्रयोग। फिर उनको प्रमोद जी को दिखाया, तो फिर तो उस समय प्रमोद जी सक्रिय भी थे, तो उनके साथ संपर्क रहा। तो उन्होंने फिर पूछा कि इसमें क्या बताना चाहते। मैंने कहा सर ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो बोले कि आप बताओगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे उसको। मैंने कहा उसको बहुत सिलसिलेवार रूप से बताना तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन है उसमें। फिर करीब हफ्ते 10 दिन बाद वो आए और 10-15 कविताएं लेकर आए। कविताओं पढ़ी मैंने, फिर कविताओं से फिर प्रेरणा मिली, तो फिर एक पूरी सीरीज बनी हुई। तो एक वो लंबी सीरीज बनी अनंत के विधान में। तो मैंने कैटलॉग में भी इसको कविताओं को प्रिंट किया और हिंदी में भी एप्रिसिएशन मिला था। तो यही एक कि परस्पर है, ये तो कहा जाए कि कविता, चित्रकला, संगीत, जब ये आपस में सब जुड़े हुए नहीं। तो इस रूप में वो यात्रा जारी हुई। हाँ, इसी संदर्भ में आपने अपने वक्तव्य में एक शब्द का प्रयोग किया था, विजुअल लिटरेसी। और हिंदुस्तान विजुअल लिटरेसी के मामले में शायद उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर पश्चिम रहा है। हम आज भी चित्रों में कथ्य को प्राथमिकता देते हैं। हम चित्र देखने का सुख वहीं प्राप्त करते हैं जहाँ हमें उसमें कहानी दिखाई दे, सुनाई दे। जब हम उसको समझ लेते हैं तो हम अपने आप में संतोष पाते हैं कि हमने ये चित्र को समझा। और चूँकि अक्षय जी अमूल्य में पूरी सीरीज अनंत के विधान अमूल्य थी, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम उस अमूर्त के लिए, चूँकि मैं चित्रकार हूँ, शायद मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूँ, लेकिन एक आम दर्शक जो है अपने आप को किस तरह से तैयार करें ताकि उनका आस्वादन कर सके बिना चित्रकार की सहायता के। जैसा आपका होता है कि विजुअल लिटरेसी की कमी है, उसमें यही होता है कि हम किसी भी आर्ट फॉर्म को समझने में कितना समय देते हैं। अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते। और ये क्लासिकल म्यूजिक के साथ भी है, आर्ट फॉर्म के साथ, डांस फॉर्म के साथ भी। तो एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि अगर आप उसके साथ समय नहीं बिताएंगे तो वो फिर चीज़ें संप्रेषित नहीं होगी। आप देखेंगे और चले जाएंगे। बस उसके लिए, उस आर्ट फॉर्म को समझने के लिए आप कितना होमवर्क करते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। जब मेरी भोपाल में शो था मेरा सोलो भारत, तो वह एक पत्रकार आया, बोले कि आप लोगों को इतना लिबर्टी क्यों दी जाए, आप इतना रिसोर्सेज का दोहन करते हैं और वेस्ट करते हैं, ये चित्र तो हमें समझ में ही नहीं रहा। तो बोला आपने इतने सारे चित्र लगाए हैं। मैंने उनसे ये कहा,
20 चित्र हैं और अगर आप उसमें 2-2 मिनट भी देते हैं आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। अब आपने देखो इधर से आप निकल गए तो आपने 15-20 मिनट में आप किसी आर्ट फॉर्म को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। हम तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बात कर रहे हैं, लोग ऑडियो विजुअल जो मीडियम है फिल्मों के बारे में भी ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती, जबकि उसमें तो सब चीज़ें हैं। उसमें तो संगीत है, विजुअल है, स्टोरी है, नरेशन है, फोटोग्राफी है। जब लोग उसको ही नहीं समझ पाते हैं तो एक आर्ट फॉर्म को जो कि एकदम मौन है वो और कुछ संप्रेषित नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे समझेंगे। तो अगला प्रश्न महावीर जी से ये कि कला समीक्षा भी होती है, जैसे साहित्य समीक्षा होती है, और अब अखबारों से कला समीक्षा पृष्ठ गायब है। कहीं कोई प्रदर्शनी हो जाए तो खबर बनती है कि प्रदर्शनी हुई, इनकी हुई, ये लोग आए, और कई बार मुख्य अतिथि ज़्यादा प्रमुख होते हैं उद्घाटन करने वाले। तो कला समीक्षा आज किस स्थिति में है, खासकर चित्रकला की समीक्षा, और उससे किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये भूमिका कला समीक्षा की भी हो कि वो चित्रों के बारे में एक साधारण सी ही सही समझ लोगों के बीच पैदा करे, पहुंचाए, या कोई बीज डाले जिससे वो चित्रों को समझने लायक हो सके। वर्तमान में सबसे बड़ी जो समस्या है कला समीक्षा को लेकर, वो समस्या ये है कि कला समीक्षाएं अक्सर उन लोगों ने की है जो साहित्य से जुड़े हुए। चित्र को देखना, समझना और किसी कहानी या कविता को पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है। आप किसी भी कहानी, कविता, उपन्यास को पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसका एक सिरा होता है आरंभ। आरंभ से लेके आप समय समय उसके मध्यम तक जाते हैं, फिर उत्कर्ष तक जाते हैं, तब आप उसके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। चित्रों के साथ में ऐसा नहीं। चित्र आप किसी भी कोने से देखना शुरू कर सकते हैं और वहाँ दर्शक स्वतंत्र है, कोई पाबंदी नहीं होती है कला देखना में कि चित्रकार आपको नरेट करेगा, आपको किस तरह से देखना है। दर्शक की मर्जी है, वो कहाँ से, जहाँ से उसको समझ में आए, जो आकार उसको अपना सा लगे वो वहाँ से देखना शुरू कर देता है। तो चित्रकला समीक्षाएं अक्सर जो मेरे पढ़ने में आई है, मैं उतना नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना पढ़ने में आया उसमें चित्रकला समीक्षा को लेके या किसी भी कला समीक्षा को लेके थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती हैं, ऊपर की बातें। उसमें कहीं ना कहीं हम कहानियों की तलाश करते हैं, ये हमारे संस्कार है। जबकि जैसा अक्षय जी ने कहा, विजुअल लिटरेसी का मतलब क्या है? हम चित्र नहीं समझ पा रहे, हम किसी चित्र के सामने खड़े हैं तो हमें ये तो अच्छा लगता है कि अरे ये यहाँ पीला रंग बहुत अच्छा लगा, पीला रंग हमको भागा, तो हम उस पीले रंग को लगाने की तारीफ करें। ये समझ में आता है पीले के साथ में काला लगाया है तो एक रिलेशन बन रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों की संगति एक साथ हो रही है। ये तो लिटरेसी हो हम लोगों में। आकार सुंदर है, बदसूरत है, आकार उस परिवेश को रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी प्रकाश व्यवस्था क्या है, उसका संयोजन क्या है, कला गुणों पे जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इन चीज़ों को चित्रों के अंदर नहीं देखेंगे तो हम उस चित्र के मर्म तक नहीं पहुंच सकते। रही बात चित्र की आत्मा, तो बाद में उनकी है। जब हम उस संयोजन में जाके उस संयोजन के साथ में थोड़ा जुड़ते हैं, संवेद रूप में वो चित्र हमें नजर आता है, तब हम उसके अंदर एक अर्थ की खोज करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में वो जानना शुरू करते हैं। और यदि आपने इतना समय दे दिया तो चित्र अपने आप खुलना शुरू हो जाए। हो सकता है उसका खुलना चित्रकार के विचारों के अनुरूप नहीं हो, लेकिन आप अपने विचारों के अनुरूप चित्र को खोलना शुरू कर देते हैं। चित्रकला समीक्षा ये है कि जब तक चित्रकार खुद चित्रों के बारे में नहीं लिखे, क्योंकि जो संघर्ष और जो जद्दोजहद चित्रकार की है चित्र बनाते हुए, जिन संघर्षों से उसको गुजरना पड़ता है, जिन
वेदनाओं से उसको गुजरना पड़ता है। वो वेदना एक साहित्यकार की वेदना नहीं हो सकती। साहित्यकार की वेदना बिल्कुल अलग है, नाटककार जो नाट्यकार की उसकी वेदना बिल्कुल अलग है, चित्र की वेदना अलग है, और तीनों की जो धारणा है समाज में वो भी बिल्कुल अलग है। हम अंतर संबंध तो है, हम ये भी जानते हैं कि एक दूसरे के बिना परिपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जो इनका प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन का वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो समीक्षाएं इस आधार पर होनी चाहिए। यदि इस आधार पर समीक्षाएं होंगी तो मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि लोग चित्रों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। महावीर जी ने चाह रहा था यदि आप एक चित्र को एक्सप्लेन करके आपको बता दें ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, सामने वाला उसके भी आएंगे। और मुकेश जी से हम पूछे उसके पहले ऐसा कहते हैं कि लोग बहुत धीरे धीरे बदलता है, लोग बहुत धीरे बदलते हैं, आभिजात बहुत जल्दी बदलता है। कोई नया फैशन, कोई नई चीज, बाजार का कोई प्रभाव, या कोई अभी जैसे 2-3 साल बाद उज्जैन बदल जाएगा, लगभग इसमें आभिजात नहीं बदलेगा। और मुकेश जी कहते भी हैं कि वो भीड़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे चटक रंग बनाते हैं, तो वो लगभग एक जैसे भी दिखते हैं। उनकी बकरी बिल्कुल अलग अलग रूप में आ जाती है, बहुत सारे लोग नीले आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैनवास में लाकर आप किस तरह से समाज में हस्तक्षेप करना चाहते हैं या करते हैं? आपका सरोकार क्या है भीड़ लाने के पीछे कैनवास को, चित्रों में? मेरे चित्रों में आम लोग, जिसे हम कहते हैं कि समाज से कटे हुए लोग, आदिवासी जैसे हम बोलते हैं उनका कल्चर। हम मेट्रो सिटी के लोगों के लिए तो कोई भी उत्सव है बिना पैसे के होता नहीं, जबकि वो दिन भर खेतों में काम करते हैं और थके हारे शाम को मादल बांसुरी ढोल पर उस थकान को दूर करने के लिए या अपने सारी चीज़ को आनंद में बदल देते हैं। तो वो चीज़ मुझे अभी भी जब मैं झाड़ू रहा, मैं कलर सेंस देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि सारी आधुनिक कला है, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे में गुरु जी बैठे, मेरी कोई आर्ट की कोई शिक्षा है नहीं, मैं तो कला मैं टीचर से रहा भी नहीं। उनका तो मैंने जो भी देखा है अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा है, जो भी समझा है। साहित्य ही ने मुझे एक समझ पैदा की है जहाँ तक है। तो जब मैं उनको देखता हूँ, देखा तो जादू मेरे ऊपर जैसे कर रहे रंग सेंस, कलर सेंस देखिए। आज भी आप भगोरिया देखने जाएंगे, एकदम उनके पास आनंद है इतने संघर्ष के बाद, और उन्मुक्त जीवन है, जबकि हमारे समाज से कटे हुए लोग हैं। तो मुझे लगा कि यही ऐसी बनाएंगे मेरे चित्रों में जो खोज, जैसे खोज होती है ना जीवन में, कि कोई कलाकार, चित्रकार या साहित्यकार कुछ खोजता है, बेचैन रहता है, उसके अंदर बेचैनी रहती है। तो वो बेचैनी को मुझे 1990 में जब मैं अलीराजपुर गया तो मुझे लगा हाँ शायद यही मैं तलाश रहा था। तो मैं वर्षों को स्केच करता रहा। उससे पहले आज ही मैंने महावीर जी को बताया कि 1990 में आम लोगों को स्केच करता था, रेखांकन। तो मेरा एक कमिटमेंट ये कि मैं समाज में एक प्रतिरोध के चित्र जो है, जैसे मैं ये देख रहा था, खुद समझ रहा था कि ये वो लोग हैं कि कलाकार उनको कैसे देखता है और कैसे अपनी बात समाज में पहुँचाता है। जैसे शशिलाई बोलते हैं, ये वो बहुत आसानी से नहीं बदलते, क्योंकि लोक कला है, लोक कला से ही आधुनिक कला, लोक कला के द्वार से ही आधुनिक कला बनती है। वो हमारी अनादि जैसे काल की तहसीब है, संस्कृति है। बार बार यही बोलता हूँ कि वो पहचान भी है। तो मुझे आज भी मैं इससे बाहर नहीं निकल पाता। दूसरा एक मेरे चित्र में हमेशा लोग बहुत स्पष्ट आकृतियाँ नहीं होती, ब्लैक होती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जहाँ सब बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई कोई मजदूर है जाए कहा जाए आदिवासी को, लेकिन गाने मिलेंगे बहुत और शहर में देंगे। हम उनको वैसे देखेंगे बहुत खूबसूरत नहीं देख सकते, जैसे मुझे शशिभाई
गोरे चिट्टे दिख रहे हैं, इनकी आंखें दिख रही हैं, इनके चेहरे पे आत्मविश्वास है, वो कभी कुछ नहीं दे सकते, वो अपील करते हैं। मतलब एक उनकी कर्मा तक अपील करते हैं बस। बहुत मार्मिक बात कही मुकेश जी ने कि वहाँ अपील है, चमक और अभिव्यक्ति कम है, अपील और करुणा ज़्यादा है। अच्छा, मेरी यदि जब कह रहे थे शुरू में जो एक बात उन्होंने कही कि तुम इतनी चीज़ें बेकार कर देते हो, वहाँ से जो शुरू की, तो सवाल आपसे ये है कि जो चित्रकार हैं, जैसे आप इंदौर, उज्जैन, दिल्ली और बड़ौदा, यानी शिक्षा में भी और साधनों की उपलब्धता में भी, तो ये जो साधन है या कहें चित्रकार के जो संसाधन है चित्रकला के, ये किसी चित्रकार को कितना चित्रकार बनाते हैं, बड़ा या छोटा, साधनों की उपलब्धता चित्रकार के लिए कितनी मायने रखती है। और इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जो लोकप्रियता फिर बनती है चित्रकार की, उसमें बाजार कितना निर्णायक होता है, पेंटिंग का मूल्य कैसे तय होता है। ये दो तीन चीजें मिला जुला के आपसे हम जानना चाहते हैं। जहाँ तक संसाधनों की बात है तो मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं उसको उतना महत्व नहीं देता। तो मुख्य रूप से तो आपका माइंडसेट होना चाहिए काम करने का, मतलब आपके अंदर भूख होगी तभी आप खाना उसका सब व्यंजनों का लाभ लेना। संसाधनों से मतलब जैसे गैलरी है, अच्छे रंग है, बहुत सारी चीजें जो पेंटिंग की जो सहायक सामग्री है। मतलब उसके गैलरी के पहले तो ये होगा कि आप चित्र बनाएं, तब आप गैलरी तक पहुँचेंगे। तो उसके लिए एक लेवल पे वो काम करते हैं कलर्स और वो, लेकिन अगर आपके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो हार्डवेयर भी काम नहीं कर पाएगा वो। तो उस रूप में आपका जब तक वैसे प्रकृति नहीं होगी चित्र बनाने की, क्योंकि सबने शुरुआत कागज और पेंसिल से ही करी, और अभी भी बहुत चित्रकार है बड़े वो इसी माध्यम से काम करते हैं। तो एक लेवल पे वो एक व्यक्तिगत भी हो जाता है कि किसी को बहुत अच्छे कलर्स और उसकी जरूरत होती है। एक चूंकि आप इतना कम बोलते हैं कि ज्यादा पूछ के ही आपसे बुलवाया जा सकता है। जैसे अभी ये आर्काइवल उसकी बात चल रही है कि आर्काइवल पेपर पे काम हो रहा है वो, लेकिन जो पहले आर्टिस्ट ने काम करा है वो तो बिना उसके करा अभी तक रिटेन कर रखा है। तो महत्वपूर्ण उसका कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है वही उसको जीवित रखता है। पेंटिंग का जो मूल्य, जैसे ऐसा भी पढ़ने में आया है, सुनने में आया कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति को किसी पेंटिंग की जरूरत है और उन्होंने वो पेंटिंग देखी और अंत में फिर उनको लगा कि ये यहाँ पीले की जगह थोड़ा हरा हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा, तो चित्रकार ने कर दिया थोड़ा सा हरा और पेंटिंग बहुत ऊंचे दाम पर बिक गई। तो पेंटिंग का वास्तविक मूल्य कैसे तय होता है? क्योंकि बात फिर वहीं से है कि जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको या तो गैलरी ऑनर से करें या फिर बायर से करें तो वो ज़्यादा सही जवाब दे पाएंगे। तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते संस्कार है मेरे पास में। तो आप पर आते हैं। तो मतलब जैसे हमारे पास जो था कि एक सवाल था आपके लिए, हालांकि वो अक्षय जी भी उसमें जवाब दे सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब आपने अवागार्ड शुरू किया और आपने रामघाट में या उज्जैन के प्राचीन जो नगर है या कि ये फनकार क्लब गैलरी से जुड़ा और इसको लगातार जारी रखने में सोची का सहयोग, तो इस तरफ तो हम आएंगे। तो हमारा प्रश्न ये था कि जैसे जितनी भी कला उपलब्धियाँ हैं या कला प्रयास हैं वो अक्सर आत्म प्रेरित या स्वपोषित हैं कि हम चार लोग मिलकर उसको वो करते हैं। हालांकि अकादमियाँ भी हैं, अपने यहाँ भी कालिदास अकादमी है, तो ये अकादमियाँ बनती जरूर हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, और ये संरक्षण भी देने का दावा करती हैं या एक विधिक व्यवस्था भी है वो संरक्षण देगी। तो आप चूंकि कला समीक्षक हैं तो आप बताएं कि इनका होना क्या सचमुच कला को आगे ले जाता है, कलाकारों को कोई
प्रोत्साहन सचमुच मिलता है? हाँ, क्या साहब क्या है उस उनके सरोकार क्या आपने क्या पाया? एक तो आप जब कला समीक्षक बोल रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी झलक हो रही है। कला समीक्षक नहीं होते कि कला समीक्षा बहुत बड़ा काम है। थोड़ा सा विचार अपने तरफ से जो कर सकते हैं, जो मनन कर सकते हैं, वो आपके सामने कला समीक्षक चित्रकार हाँ तो जो अनुभव रहे हैं, मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव कला अकादमियाँ या ऐसे कला संस्थान उनकी क्या उपाध्यता है, हालांकि हम उन पर नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। हमारा काम है हम ईमानदारी से अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। यदि हमारी अभिव्यक्ति में सशक्तता है तो कहते हैं ना कि हीरा कब तक कोयले के बीच में दबा रहता है, एक न एक दिन तो पालकी के हाथ में आता है। समय जरूर लगता है। आज ही अभी सर से बात हो रही थी कि आज माइकल एंजेलो का कोटेशन पढ़ा, उसमें यह था कि बड़े गोल तय करके उनको हासिल न करना ये अपमानजनक नहीं है। सबसे खतरनाक वो है कि आप छोटे गोल तय कर रहे हैं और आप उनको हासिल करके संतुष्ट हो रहे हैं। बड़े गोल अक्सर प्राप्त किए जाते हैं धैर्य और सहनशीलता के साथ। तो ये हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि वो धैर्य और वो सहनशीलता यदि हमें है तो कला अकादमियाँ किसी भी कलाकार के भविष्य को तय नहीं कर सकती। यदि कलाकारों को स्पार्क है ना तो किसी के चाहने से कलाकार बन नहीं सकता, किसी के चाहने से कलाकार हो नहीं सकता। यदि आपको स्पार्क ही नहीं और अकादमियाँ आपको उठाएंगे, कितना समय तक उठाएंगे, एक दिन धराशायी होंगे। और यदि आपके अंदर वो स्पार्क है तो चाहे आप छोटे से देहात में, एक दिन वो बयार ऐसी आएगी कि आपकी कीर्ति को उड़ा के ले जाएगी और लोगों के सामने रहेगी। दूसरा प्रश्न में जितनी मेरी समझ हुई है, आपने कहा कि कलाकृतियों का मूल्य किस तरह से तय होता है। कलाकृतियों का मूल्य तय नहीं किया जा सकता। एक कलाकार के लिए कलाकृतियाँ हमेशा अमूल्य रहे। वो कलाकृति आपकी दृष्टि में चाहे 2 दर्जे की, लेकिन जो कलाकार है उसके लिए वो कलाकृति अमूल्य है, क्योंकि उसके साथ में उसकी संवेदना है और उसका श्रम और साथ में उसके विचार सब जुड़े हुए, तो वो कलाकृति अपने वजूद में आए, तब जाके वो साकार है। इसके पीछे एक संस्करण मैंने सुना है और बहुत विश्वस्त सूत्रों से सुना है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे प्रमाणित करने का दावा नहीं करूँगा, लेकिन ये कला बाजार की सच्चाई है। एक हिंदुस्तानी कलाकार जो पीएचडी के अगली पीढ़ी के बहुत बड़ा नाम था, उसको कला बाजार रातों रात किस तरह से उठाता है, ये एक सोची समझी शादी से होती है। हिंदुस्तान की नामी गैलरी जिसकी शाखा अमेरिका में वाशिंगटन में एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की बहुत बड़ी जेट इंजन निर्माता कंपनी का मालिक छुट्टे बिताने वहाँ जाता है और उस गैलरी को अप्रोच करता है कि मैं इतने दिनों में यहाँ वाशिंगटन में हूँ और गैलरी आना चाहता हूँ। तत्काल को बहुत सारी व्यवस्था की जाती है, वो गैलरी दिलाया जाता है। गैलरी वो पहुँचे और बोला मुझे साउथ एशियन काम दिखाया, ये काम दिया और ये काम दिखाया। एक कलाकार उनकी गैलरी के वॉल पे है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। उनका ध्यान गया कि ये कौन साहब, ये तो बहुत मन चला आर्टिस्ट है और अपने आप को बड़ा ऐसा समझता है और आपने धोखे की बात नहीं, ये नहीं है, नहीं बोला मुझे ठीक चाहिए। कितने इसका कितना दाम है साहब, इतना दाम है, सारी घंटे के नहीं पता सर, सारी घंटे के तो देख लेंगे, 2 घंटे आप दे सकते हो, 4 घंटे के जो है वो ऑप्शन में जाना होगा, बाकी ऑप्शन हाउस से ही आप ले सकते हैं। वही पेंटिंगें ऑप्शन में गई, ऑप्शन में जाने के बाद में जो दाम गैलरी में उनका वसूला गया था उसका 10 गुना ऑप्शन में वसूला गया
सोना वसूलने के बाद में जब वो उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में जब वो पेंटिंग लगी तो वो कहते हैं बहुत पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। आप मेरे घर में आए, मेरे घर की दीवार पे आपने कोई चित्र देखा, देख के आपको लगा कि नहीं अरे इतने बड़े व्यक्ति के घर में ये आर्टिस्ट, ये तो मेरे पास में होना चाहिए, स्पर्धा शुरू हो जाती है। वो स्पर्धा के चलते धीरे धीरे वो कलाकार वैश्विक कलाकार है, तब जाके उसका मूल्य नहीं करता है वो न कला समीक्षक न कलाकार, कोई नहीं इसका मूल्य तय करता है मार्केट, और मार्केट वो मूल्य तय करता है जहाँ से उसको कमाई होती है। और अब हम आपके प्रश्न लेंगे। हमारे सामने वसु जी को पूछना चाहते हैं। वसु जी के साथ में अक्षय जी के लिए एक प्रश्न रखे और वसु जी को माइक दे रहा हूँ कि कला में आजीविका की क्या स्थिति है? क्या चित्रकार चित्रकला से अपना गुजारा कर पाते हैं या अमीर हो जाते हैं, सब हो जाते हैं या कुछ लोग हो जाते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि विचार की क्या स्थिति है? चित्रकार विचारों में कहाँ हैं? आप चूँकि आप एक सामूहिक रूप से चित्रकार हैं, समूह में काम करते हैं, तो ये दो प्रश्न मेरे रहेंगे। वसु जी को माइक दो। धन्यवाद शरद जी और आप सभी का। ये प्रश्न हम लोग 1-to-1 बेसिस पर बहुत करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि आज ना सभी 4 विलेज कलाकार बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा अवसर है पूछने का। एक तो ये कि आपने भी बोला भाभी जी कि कला का कोई मोल नहीं है, वो कलाकार के लिए अमूल्य है, ठीक है। वो उसके घर पे जब तक वो उसका कैनवस उसके सामने है वो उसके लिए अमूल्य है। अगर वो उसको बाजार में लेके निकला है बेचने के लिए तो उस मतलब अदरवाइज मत कीजिएगा, तो उस पेंटिंग का और किसी भी और कमोडिटी का, टूथपेस्ट का, चॉकलेट का, कपड़े का, तो उसमें क्या फ़र्क है? अगर आप उसको बेचने निकले हैं तो वो एक कमोडिटी है, तो आपको मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। फिर उसका कला का क्या मूल्य रह जाता है? कला होती है या नहीं होती है, वो डिपेंड किस तरह से करेगा कि जो खरीदने वाला है और कलाकार उसके बीच में क्या है। एक तो ये प्रश्न है, और एक थोड़ा सा रिलेटेड प्रश्न है जो आपने पूछा आजीविका के बारे में अक्षय से। मैं गैलरिस्ट हूँ, 2 तरीके से काम करती हूँ। एक तो मैंने यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाई तो कला प्रेमियों के लिए, यहाँ पे मैंने कुछ गिने चुने अच्छे कलाकार लगाए सब। मेरा काम वहाँ पे खत्म हो जाता है, मुझे किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये पेंटिंग में क्या है, ये कलाकार क्या कहना चाह रहा है, क्या है, कुछ नहीं। जैसा आपने कहा कि कला को आप देखिए समझिए, वो अपने आप खिलेगी पेंटिंग का, बिल्कुल सही बात है। 16 आने से ठीक है, वहाँ पे जो जितना टाइम स्पेंड करना चाहता है करेगा, वो पेंटिंग उससे बातचीत करेगी या नहीं करेगी, यहाँ पे हो जाता है। इसका एक सेकंड स्टेप है एज अ गैलरिस्ट कि मेरा कुछ एक जिम्मेदारी बनती है मेरे कुछ कलाकारों के लिए कि भाई वही आजीविका के लिए भी, वैसे भी कि मैं अपने कलाकारों को आगे लेके जाऊँ, तो मैं उनकी पेंटिंग्स लेके बेचने के लिए निकलती हूँ। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली, बहुत पर्सनली फील करी है ये बातें, मतलब सामने आई। और एक बहुत बड़ा एक डिलेमा है, मैंने पेंटिंग कहाँ करती है, फर्ज कीजिए अक्षय जी की पेंटिंग है या कला जी की पेंटिंग है, तो मुझे पता है मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि क्यों अच्छी लग रही है, मुझे इनमें क्या दिख रहा है। वहाँ पे मैंने लगा रखी है, आते हैं मेरे पास, देखते हैं, उन्हें भी कुछ क्लिक करता होगा, कभी रुकते हैं वो लोग, पूछते हैं अच्छा मैडम बताइए इसमें क्या है, ये क्या बनाया, इसमें क्या बनाया, बहुत बारी प्रश्न होता है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं कह दूँ कि मुझे नहीं पता, ये तो आप खुद समझिए, देखिए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, 10 मिनट वो रुकेंगे, या तो वो देखेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है, मैं बैरन वापस आ जाऊँगी, ना मेरे को कुछ रहेगा ना कलाकार के लिए कुछ रहेगा। दूसरा ये है कि मैं उस पेंटिंग के अराउंड कहानियाँ कर लूँ, मैं बताऊँ ये राजस्थान का सीन है या ये फोक वो चल रहा है, उसको कलाकार ने कुछ पिक उसको मैं व्यक्त करूँ, तो इन दोनों के बीच में कहाँ है सामंजस्य बनाऊँ कि आजीविका जो है कलाकार की भी चले, वो आगे भी बढ़े और ईमानदार भी रहे गैलरी वाला, ईमानदारी से काम कैसे करें। पहले मेरे ख्याल से अक्षय जी पहला तो वही था कि वो तो रिपीट ही हो गया कि आजीविका की क्या स्थिति है और विचार का क्या रिश्ता है।
फिर बसु जी को तो तो आप ध्यान से अपने कला और अपने विधा के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं उस पर निर्भर करता है। अगर आप जितना आप अपने प्रतिबद्ध होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो सब चीज़ अपने यहाँ व्यवस्था होती है उसकी। तो आजीविका वाला प्रश्न तो खत्म हो जाता है उसमें कि सड़क पे एक रोड पे पेंट करने वाला उसकी भी आजीविका बढ़िया चल जाएगी। तो वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं अपने कला के प्रति, अपने आर्ट फॉर्म के प्रति। भले फिर वो आर्ट फॉर्म कोई भी हो, बहुत सारे ऐसे कलाओं के सिंगर भी होंगे अच्छा कमाते हैं, तो वो चीज़ तो वो हो जाती है उसमें। दूसरा क्या विचार वो आ गया सारी विचार बहुत संक्षेप में हम कह देते हैं। महावीर जी का जवाब ले लेते हैं, फिर हम अध्यक्ष जी की तरफ बढ़े कि आप लोगों के कोई विकास सवाल है। महावीर जी, बसु जी का जवाब आप संक्षेप में, ताकि हम एक चीज जो बोलना चाहूँगा, समीक्षा को लेकर बात हुई थी, तो 70-80 के दशक में दिनमान प्रकाशित होता था टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो उसमें प्रयाग जी समीक्षा लिखते थे उसमें, और बहुत लंबा समय तक लिखा, और हम सब उन्हीं की समीक्षाएँ पढ़ के विचार विकसित हुआ। विनोद भारद्वाज जी भी आए थे, तो किसी ने पूछा उनसे कि मतलब आपकी समीक्षाएँ, हालांकि उन्होंने बहुत लंबा समय आर्टिस्ट के स्टूडियो में बिताया है वो कलकत्ता से आने के बाद, और प्रयाग जी ने पहली बार गीतांजलि की बांग्ला से अनुवाद किया था, बाकी जितना अनुवाद हुआ सब इंग्लिश से हुआ है, तो उस तरह का उनका एक एक्सपोजर था। तो उनमें ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी समीक्षाएँ बहुत सतही होती है। तो उनका कहना था कि मेरी समीक्षाएँ सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं होती, दिमाग में मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, एक आम आदमी उसको पढ़े और वो गैलरी तक पहुँचे और उसकी एक सोच विकसित हो कि चित्रों को कैसे देखा जाए, तो एक समझ विकसित करने का भी मेरा प्रयास रहता है। तो बहुत एक सरल सीधे शब्दों में वो लिखते थे, बजाय इसके कि वो जिस भाषा में लिखे हो, तो एक समीक्षक की एक ये भूमिका भी रहती है। दूसरा भागीदारी रहता है कि कलाकारों को लिखना चाहिए, क्योंकि लिखना एक वो अलग विधा हो जाती है। वही है कि जैसे अगर किसी कविता या नॉवेल पे चित्र बनाना हो, तो वो उसके लिए आपको चित्रकला में महारत हासिल होना चाहिए। जैसे अगर आप लिखते हैं, अगर आपको उसको महारत हासिल है भाषा में, तो आप लिखें। जैसे हमारे पास है, जैसे अशोक जी हैं, अशोक भोले जी, तो दोनों चीज़ों को महारत हासिल है, तो उनका व्यापक अध्ययन भी है, तो वो एक चीज़ महत्वपूर्ण रहती है। महावीर संक्षेप प्रश्न क्या था? संतुलन कैसे बने कि पेंटिंग और प्रोटेस्ट में क्या है? गैलरी और आर्टिस्ट गैलरी बायर और आर्टिस्ट के बीच का के बीच में संतुलन। कैसे संतुलन बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, आर्टिस्ट को उतना ही मिलता है जितना उसका श्रम, उससे ज़्यादा उसको कभी नहीं मिलता। आज तैयब नेता करोड़ों में बिक रहे हैं, लेकिन तैयब नेता को जब शुरुआती दौर में तैयब नेता को किसी गैलरी ने खरीदा होगा और जो शुरुआती पेमेंट जब मिला होगा, तैयब नेता का हिस्सा वही है, बाकी तो सब बाजार का, सब बाजार कमाता है। जितना भी वीडियो पैसे होते हैं सब बाजार का। कलाकार को उसके श्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। यदि कलाकार को मिलता तो शायद आज गैलरिस्ट कलाकार बन के नहीं पड़ता, कलाकार गैलरी नहीं मिलता। कुछ एक अपवाद में कुछ चित्रकार कलाकार रहे हैं जिन्होंने गैलरियों को अपने उंगलियों पे नचाया है। हुसैन साहब उसमें बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हुसैन साहब को हमने का जो वक्त है उतना आपकी तल्लीनता चाहिए बनने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए उतना संघर्ष भी चाहिए, तब जाके आप गैलरियों को सूत्र देते हैं कि भाई मार्केटिंग ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो आप करेंगे। उस समय भी हुसैन साहब के बारे में काफ़ी पढ़ने में आता है कि हुसैन साहब ने कोरियों के भाव में अपने चित्रों को गैलरियों को दिया है, ताकि गैलरियों को वो सुख मिले कमाने का। और जब गैलरियाँ
कमाना शुरू की उनसे, तब जाके हुसैन साहब ने उन गेंदों को अपने वीडियो पर नचाना शुरू किया। अच्छा ठीक है, ये इतने का है, आप अब इसको इतना बेचिए। मान लो 10,000 रुपया हुसैन साहब को मिल रहा है किसी चित्र का, उन्होंने गैलरी के आगे से इसका दाम मैंने तो 50,000 कर दिया। हाँ, फिर गैलरी एकदम आवाज 50,000 कैसे, मुझे तो 10,000 ही दीजिए, 40,000 आप रखिए मार्केट। लेकिन जी आप कुछ पूछ रहे थे, आप लोगों के प्रश्नों का स्वागत है। आप अगर कुछ पूछना चाहें वरना फिर हम अध्यक्ष जी की तरफ पढ़ेंगे। पहले तो सभी जी को धन्यवाद, उनका आभार है, कलाविदों और सम्मान आपका अभिनंदन। मुझे लगता है कि चाहे वो साहित्यकार है या वो कलाकार है, चित्रकार है, वो संगीतकार है, मुझे उसका पूर्णकालिक व्यवसाय तो नहीं होता, वो अंशकालिक ही रहते हैं। जीविका उसकी अलग ढंग से आती है, तो वो अपनी प्रतिभा कला की या साहित्य की अलग व्यक्त करते हैं, पूर्णकालिक नहीं होते होंगे। व्यवसाय तो हो ही नहीं, पूर्णकालिक कहाँ होंगे, व्यवसाय नहीं हो, व्यवसाय को माना जाए, ये सब कोई व्यवसाय नहीं हो, व्यवसाय नहीं, कला ही है, मतलब पूर्णकालिक तो होता ही नहीं होगा, वो भी नहीं सकता जिस आजीविका की बात हम करें। दूसरा मैं कह रहा था कि जैसा आपने बताया था कि आप समीक्षा करते हैं, चित्रों के पीछे क्या है, उसको 2 मिनट या 5 मिनट आपने कहा कि किसी चित्र के सामने, तो मैं चाह रहा था कि आप किसी एक चित्र के बारे में आपको बता दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे 5 लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है 5 के अलग अलग व्यूज होंगे उस चित्र को लेकर, एक बात तो हो नहीं सकती। तो कई बार ऐसा लगता है जब अमूर्त चित्र की हम बात करते हैं तो समाज उस चित्र को समझ ही नहीं पाता, तो सरोकार कहाँ रहेगा। जैसे अमूर्त कविता कोई लिखता है गरीबों के बारे, भूख के बारे, गरीबी के बारे, लिखी कविता, लेकिन जिनके लिए कविता लिखी वो तो उसको पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ भी पा रहे तो समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो अमूर्त है। तो अगर अमूर्त चित्र है तो समाज से तो बहुत दूर हो गया, सरोकारों से अपने आप दूर हो गया। लेकिन वो कला है, वो हमें आत्मसंतुष्टि देती है, वो स्वांत सुखाय हो गई। जैसे हमारे कई कवि स्वांत सुखाय रचना करते हैं, जो सिर्फ उन्हीं को समझ में आती है। सबको याद होगा उस दिन कालिदास अकादमी के उस कला दीर्घा में आपने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था, तो संस्था मैंने बताया कि व्यवसाय है वाली बात है, वाली बात जो क्योंकि हमारे जितने भी कला इतिहास में देखते हैं तो वो वहाँ से चीज़ें चली आ रही। और दूसरी चीज़ है कि हर आर्ट फॉर्म सबको पसंद आए ये भी जरूरी नहीं। जैसे आपने कविताओं का उदाहरण दिया, मैं कहता हूँ कि मुक्ति बोध जी की कविता है, सबको समझ में आ जाए और सब पसंद करें और लगातार पढ़ते रहें, तो ये भी आवश्यक नहीं है। अब ये कि मुक्ति बोध की कविताओं को समझने के लिए आप कितना होमवर्क कर रहे हैं, उनके कविताओं में संदर्भों को आप अपने कितना रिलेट कर पा रहे हैं, उससे आपकी भूमि तैयार होगी। तो उनको गतवा होमवर्क आपको ही करना पड़ेगा, दर्शकों को ही करना पड़ेगा। फिल्मों को भी ऐसा है, जितनी भी आर्ट मूवीज हैं तो उसको समझने के लिए भी आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब परीक्षा ली जाती है, मतलब क्योंकि अभी तो हो ये रहा है कि परीक्षा होगी एक तरह से। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बचपन से हमारी जो आदत हुई है ना वो स्पून फीडिंग भी हुई है, फास्ट रहे चम्मच से फीड कर रहे हैं, बचपन से माता जी खिला रही हैं तो हम कुछ कम करके कुछ करना नहीं चाहते। अगर स्पून फीडिंग की आदत से हम बाहर निकल जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुगम हो जाएंगी। और छोटे से नोट के लिए अरुण वर्मा जी और यह सवाल जो भी है अपनी बात कह रहे हैं, फिर राजेश जी कविता सुनाएंगे और फिर हम अध्यक्ष जी को सुनेंगे। एक चित्र की व्याख्या हाँ वो जितना भी चूंकि ये मैंने हो जाएगा करेंगे, पता तो लगे आर्ट क्या है, आर्ट का कला क्या है ना, उसमें लालित्य होता है, माधुर्य होता है और सौंदर्य होता है, उसका संवेद कला। सवाल ये है कि जब हम सरोकार की और समाज की बात करते हैं तो जैसे साहित्य में या पश्चिमी कला में पाब्लो पिकासो उपस्थित होते हैं या भारतीय साहित्य के संदर्भ में परसाई मौजूद होते हैं,
या नरेंद्र मोदी के दौर में राहत इंदौरी प्रस्तुत होते हैं, वैसा क्या भारतीय कला जगत से कोई नाम हम उठाकर देख सकते हैं? तो उसको अंत के लिए अध्यक्ष जी के लिए छोड़े या अच्छे देखें? इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आर्ट अपने आप में सेल्फ एक्सप्रेशन का भी एक माध्यम है। वो तो है ही। तो उसके लिए वो हमेशा सामाजिक सरोकार के रूप में ऐसा आवश्यक नहीं है। उसको सेल्फ एक्सप्रेशन का भी एक माध्यम है। बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, पढ़ते हैं। अभी आपने मुक्ति बोध का जिक्र किया है। मुक्ति बोध पूरी समाज सत्ता की व्यवस्था पर पूरे प्रश्न चिन्ह की तरह खड़े होते हैं। ऐसे भी कला को खड़ा होना पड़ता है। पश्चिम में पिकासो और सल्वाडोर डाली ऐसे नाम, लेकिन कला का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य वो नहीं है। नहीं, एकमात्र उद्देश्य नहीं, पर वो भी मुख्य उद्देश्य उसका वो है। अगर वो प्रतिबद्ध है तो सत्ता विरोध से बाहर वो नहीं हो सकता। प्रतिबद्ध वो अपनी शैली और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्टून में विचार के साथ भी प्रतिबद्ध एक विषय हो जाता है। मेरे ख्याल से सवाल और जवाब दोनों अपनी जगह बहुत मजबूत हैं कि कला आत्मा अभिव्यक्ति के लिए भी प्रतिबद्ध है और समाज के लिए भी प्रतिबद्ध है, और दोनों बराबर पक्ष हैं। राजेश जी अक्षय अमेरिया जी पर एक कविता छोटी सी सुना रहे हैं। हम उनसे आगे ये करेंगे कि सिर्फ कविता ही सुनाएं, फिर हम अध्यक्ष जी से गाना बहुत वैसे है। मुकेश का तो मेरे कविता संग्रह के आवरण से तो मुकेश का अक्षय अमेरिया के लिए कैनवास से पहले उंगलियों में उतरते हैं रंग, कैनवास से पहले उंगलियों में उतरते हैं रंग, और उससे भी पहले दिल की दीवारों पर। कैनवास से पहले उतरते हैं उंगलियों में रंग, और उससे भी पहले दिल की दीवारों पर धमनियाँ भले ही ढोती होगी भीतर ही भीतर रक्त, धमनियाँ भले ही ढोती होगी भीतर ही भीतर रक्त, पर रक्त में जितना भी पानी है वहाँ बन जाता होगा एक सतरंगी इंद्रधनुष। धमनियाँ भले ही ढोती होंगी भीतर ही भीतर रक्त, पर रक्त में जितना भी पानी है वहाँ बन जाता होगा एक सतरंगी इंद्रधनुष। रंगों से दोस्ती में जितनी निपुण है उंगलियाँ, रंगों से दोस्ती में जितनी निपुण है उनकी उंगलियाँ, उतनी ही बिल्लोरी आंखें भी हैं पानीदार, जो दिन भर बेचैनी में ढूंढती रहती है, जो दिन भर बेचैनी में ढूंढती है जिंदगी में छुपे रंग। करना हो अगर उज्जैनी दर्शन तो आओ मेरे साथ, देखो वो हाथ और आंखें जिनमें रच बस गई है, रच बस गई है इन दिनों उज्जैनी, और आत्मा में समाहित हो चुकी है शिवराम। ये जो है अंतिम दिनों में विकसित हो गए, और उन्होंने स्पेन के पास में गांव में अपना जीवन निकाला। वहाँ एक गिरजा था, उस गिरजा का जो चित्र था वो मुझे कहीं कहीं, मतलब ऐसा नहीं है बांडा बहुत बड़े चित्रकार की तुलना नहीं है, लेकिन घंटाघर का वो चित्र कभी आप देखें फेसबुक पे डाला हुआ तो आप देखेंगे तो वो वानगा की थोड़ी सी झलक देता है। बहुत धन्यवाद राजेश जी। और अब हम अध्यक्ष जी के पास दो सवाल के साथ पहुंच रहे हैं कि आप अपनी बात रखेंगे। पहला सवाल तो ये है कि अक्षय अमेरिया जी, महावीर वर्मा जी और मुकेश बिचौले जी, ये समाज में, विचार में, चित्रकला में किनकी नुमाइंदगी करते हैं, वाकई किनके नुमाइंदे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि चित्रकार कौन होते हैं और चित्रकला का समाज के लिए क्या सरोकार है, जो हमारा विषय है उसी पर अब हम आपको सुनना चाहते हैं। हमारे केंद्र में यही 3 चित्रकार हैं और हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि चित्रकार हैं। सर पांचों चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे। हाँ जी जी, और आप कला गुरु हैं और खुद चित्रकार भी हैं और शिक्षक चित्रकार और कला गुरु। आपके जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर मैं दिया था, तो आवश्यक है कि मैं अलग से उत्तर दूँ। आप लोगों को ध्यान से सुना कि नहीं कि आपके मेरे को। नंबर 2, मैं केवल झलक के आकर्षण से आया शायद उसमें बहुत अस्वस्थ हो, बार बार खास भी रहा हूँ,
वो मुझे लाए, वो मुझे जाने से तो उनको उसका रोक लेता है कि आपको वहाँ चलना है। तो शरद कुंज आज से जानता हूँ, बहुत बच्चे से जानता हूँ। उज्जैन में जो नाट्य कला है, इस नाट्य कला का जो पुनर्जागरण होता है, उस पुनर्जागरण के एक रूप ये हमारा मोहल्ला पांडुगा जिसमें मेरा जन्म हुआ, पास में शिवपुरी गाँव मोहल्ला, वहाँ जो मराठी समाज है उनमें कला आज भी जीवित है, उनके संस्कार आज भी कला से संबंधित है, उनके सारे रीति रिवाज में आप देखिए कला सब जगह विद्यमान है। तो जो गणेश उत्सव होता है उसमें अनिवार्य रूप से नाटक भी होता है, और एक बैठक होती है, जैसे अपनी बैठक है, सब लोग कुछ न कुछ गाते हैं, जैसा एक मंडल बनाया था आनंदी मित्र मंडल, मैं उस मंडल में जाता था, आनंदी मित्र मंडल, उसमें सब लोग गाते थे, हर आदमी गाता था, बड़ा अच्छा लगता था। और ये कला की बात जैसे मैं कही, सबसे पहले बात तो ये हमारी शिक्षा में कला है क्या? प्राइवेट स्कूलों में आप इतने बड़े तो विद्वान बैठे हैं वहाँ से, क्या कला को कोई आदमी बोलता है कि हमारे शिक्षा में कला क्यों नहीं बोलते? आज कला खत्म क्यों होती है? हम देखने बहुत विकसित हो रही है। हमने बचपन में कला पढ़ी, और आप देखिए कि कला में प्रक्रिया आलेख हमारे शास्त्र, आप जितने लोग हैं बिना लिखे आप अपनी बात नहीं कर सकते। आलेख आया था ये कला से, तो क्या बिना लिखे अपनी बात हो सकती है? सारी दस्तावेज किसने लेखन नहीं तो ये लिखने आया, जितने बड़े विद्वान सब आया से इतने है ना। तो ये आलेख का ही कमाल है। और आप देखिए जब कहीं कोई भाषा में एक भाषा जैसे कला के लिए सार्वभौम भाषा, विश्व काफी भाषा, जब शब्द भी नहीं थे, ध्वनि भी नहीं थी, तब केवल संकेत था। अब संकेत नहीं समझ में आ रहा है तो केवल कला का काम शुरू। 40,000 वर्ष पूर्व स्पेन, उत्तरी स्पेन, उस गुफा में कैसे शिकार किया जाता है, कैसे लोग व्यवहार की बात की जाती है, कौन से पशु जिससे जिनका बच कर सकते हैं, कौन से पशु हमको खा सकते हैं, है ना। तो उन सब की अभिव्यक्ति उन्होंने कला के माध्यम से, उनके पास कोई रंगमंच थे नहीं, जो उन्होंने था वो जानवरों की चर्बी उसको पकड़ा दी और उस युग को कहते हीव युग, हीव युग की कला है। तब चारों तरफ बड़े बड़े जगह तो अपने अभिव्यक्ति करेगा, अगर तो चाहिए, अगर तो दीवार चाहिए, दीवार चाहिए, हाँ था केवल उन्हें दीवारों पर अपने अभिव्यक्ति तो आप देखिए कला सारा हो पा रही है। हर आदमी जो लिखना है कहाँ से लिख रहा है, आलेख क्या है, सोचल कला में आलेख क्यों हो। एक दूसरा शब्द आता है नाटक, आदमी जब बोलता है तो हाथों में मिलाता है, दूसरे बोले हाथों क्यों जाता है, तो हाथों अपने अभिव्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए लिखना है, हाथों मिला क्या यूँ करेगा नहीं, यूँ करेगा नहीं, क्यों करेगा, उनसे बोलता जाए नहीं, वो भी एक प्रकार का नाटक, छोटा बच्चा भी जैसा आप करते हो वैसी नकल करता है। तो नाटक सब तमाम को एक जगह इकट्ठी करती है, जिसको कैसे समझती, वो सबको एक इकट्ठी करती। एक कमल का फूल देखिए, उसकी 8 पंखुड़ी होती है, ये 8 पंखुड़ी क्या है, ये उस पराग से निकलती है। वो पराग क्या है, नाटक। पराग क्या है, नाटक। एक छोटा सा उदाहरण, आज मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आज दो ही बोल रहा हूँ, तो इधर से पता लगाया इसी शक्ति लेके बोल रहा हूँ। आज तो बुढ़िया क्या इसमें भी पैसा करना, इसमें धर्मोत्तर प्राणी का सुंदर उदाहरण है। एक व्रत नाम के राजा है, वो मार्कंडेय ऋषि से कहते थे एक मूर्ति बनाना था। बोले ठीक है, मुझे क्या करना है, बोले पहले किसके कला को ध्यान दो, बिना रीति तो मूर्ति कैसे बनाओ। तो बोले यार मुझे बताइए ये क्या होता है, बोले उसके लिए आपको नृत्य देखना पड़ेगा। तो बोले क्या आप मुझे नृत्य बताइए, नृत्य क्या, उसके लिए आपको संगीत
अब देखिए रंगमंच के लिए वास्तु का ज्ञान आवश्यक, समाज के लिए साहित्य का ज्ञान आवश्यक और गीत के लिए संगीत का ज्ञान आवश्यक। संगीत के ज्ञान वाद्य चाहिए तो वाद्य का भी ज्ञान आवश्यक, बिना इसके क्या हो सकता है। हम गीत की बात ऐसी खेल हम सामाजिक प्राणी हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो आपको दिखाने की इच्छा होती है। तो सिनेमा दो लोग हो जाते हैं, कुछ ही अच्छे लगते हैं, देवराज सिंह बड़ा अच्छा है, अकेला आदमी सुपर जैसा बैठा रहेगा तो क्या होता है। नाटक में कोई बात अच्छी लगी तो प्रकाश मिलने से गुजरते क्या वो लोग अच्छे नाटक करते हैं। तो वहाँ भी दो लोग क्या तो सामाजिक जैसे कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसे कला भी समाज का दर्पण। समाज जो करता है उसका नाटक में दिखाता है, कलाएं भी दिखाती है। इसलिए कला के लिए कहा गया है कि साहित्य संगीत कला में साक्षात पशु कुछ विचार है। आप मनुष्य तो हो, आप मनुष्य का बड़े बड़े आए संस्कृत उन्हें देखने में चले जाते हैं। एक कमिश्नर उन्हें बड़े में देखो चले एक एक्सपर्ट बताया यूँ आए मेरे मन में बड़ा क्रोध आया जो अपने कहना चाहिए कि भारत थोड़ा क्रोध आ जाएगा। सर आपने देखने मैंने एक चित्र को बनाने में एक ही महीने लगा, तब तो चित्र बना आपने इसमें क्या देखा तो बस चित्र देखे तो आप आए किस देर चित्र देखने का आपने देखा क्या। अब इसका जवाब उनसे बंद नहीं है, आपने क्या देखा। मैंने कहा एक सामने चित्र, हाँ है इसमें आपने क्या देखा। मैंने सबसे पहले आप प्रकृति का देखा जैसे बसंत है, आप बसंत को देखिए, बसंत में पढ़ने में नई नई कपोलें आती हैं, फिर उसमें पुष्प आते हैं, वो रंग बिरंगे आते हैं। आप देखिए इसमें बसंत में देखिए इसमें नीले पीले लाल सारे फूल हैं, सारे शरीर में इसमें एक में आपने क्या देखा है। अब उसको जवाब नहीं बन रहा, उसको लगा कोई शिवरा बन गया मेरे साथ में, तो उसका एक का भी जवाब नहीं दे। चित्र को देखने के लिए पूरे चित्र में ढूंढना पड़ता है। अब जैसे वो समझ क्या उनको नहीं देखा तो चित्र पहले मन में बनता है, सुधांशु फिर बाहर आता है। कैसा विद्यार्थी पूरे मन में तो बने फिर वो बाहर आएगा, मन में डर कैसा है। मैं देखा कुछ भी एक लाइन में काम हो जाएगा तो मेरे को 5-6 सेकंड से ज़्यादा लगते नहीं, तो वो बचाना पड़ा। हमारा अपने यदि रेखांकन करना है और मेरी शिक्षा भी रेखांकन से ही शुरू हुई। मैं खुद रेखांकन मेरे हाथ के चित्र पंडित सुगंधी व्यास के पास थी, 5 चित्र पास और आश्चर्य है कि मैं चित्रकला से आकर्षित हुई। उसके मित्र जिनका राष्ट्रपति खिला के हुए उनके क्या है अरे मेरे हाथ के सामने दिया। तो मैं वहाँ हमारा तो एक स्कूल था, कहते पृथ्वी प्रचार उसका नाम माल बड़ा पृथ्वी तो भूषण जी उसके होगा वो कभी मेघालय से मिल के आ रहे, कभी पृथ्वी चंद्र से मिल के आ रहे, कभी माखनलाल जी से मिल के आ रहे, वो सबके संवाद देते थे और उससे बात बड़ी अच्छी करते थे। मुझे उसको याद है कि वहाँ से बैठ के हंसर के लड़के बना रहा उन्होंने लड़के बना के मुझे देखा, वो हर घर में बैठ के दोस्तों में देखता था। उसको 2 घंटे हो गए, आखिर बालक है वो ये उत्सुकता उनके मन में आई। उन्होंने अपने जो से 50 घंटा से उनको कहा कि क्या हमारे नाना के बुले के रहा क्या नाना के बुले के रहा। उनके पिताजी ने बहुत चित्र बनाया, विक्रम पत्रकार है। मेरे से उनके पिताजी भाषा के साथ बात नहीं करते, हिंदी में बात नहीं करती है ना। दूसरे के हाथ पकड़ के बिठाने के बाद में पूरी मालूम अपने चले गया यहाँ से बात। देखिए कितना प्यार का साल है, ये घूम के क्या कलाकार को हुआ नहीं। आज क्या सारी बातों में व्यवसाय बहुत आ गया, कलाकार उतना ज़्यादा उसका पेट भरेगा और उसका शोषण नहीं होता, पर बीच में शोषण करते हैं। उसको 10,000 देंगे
6 घंटे से 9 घंटे से ये प्रथा का है। हमने कक्षा 6 में चित्रकला सीखी, सुंदर देखने तो आप मालूम बलू आता है ना, उसको काट के सजा के राइटिंग सुधारने के लिए काली स्याही से डिग्री आती थी, डिग्री बना के उसकी स्याही बनाती थी और फिर सुलझते है ना। वो इतना काम आया मैंने जिस विभाग में मिला शिक्षा विभाग में रहा, मैंने कोटेशन दी थी उस तरह से सीखे, वो कोटेशन दी बड़ी परीक्षाएं भी जीवन में ऐसे आते हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कला नाम प्रवर्तन धर्म का मार्गदर्शन ये तक रहे या तो एक कला ही ऐसी चीज है जिससे अपने घर का सजा सकते हो, उसका आनंद ले सकते हो, तो चाहे देवी देवता के रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, कला से बढ़कर कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। कला से बढ़कर कुछ नहीं है और कला सार्वभौम भाषा है। और अब हम शरद शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, धन्यवाद क्या करते हैं। एक मिनट में अक्षय जी का स्वागत करता हूँ, सिर्फ स्वागत ही करूँगा। अक्षय जी ने, महावीर जी ने, ज्योति साहब ने और मुकेश जी से भी कहा कि चित्रकला के लिए शरद ने ये पहल की है, बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं आर्ट फील्ड में आना ही नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी का लक्ष्य था कि या तो मैं वकील बनूं या पुलिस ऑफिसर बनूं। तो पुलिस ऑफिसर बनना था। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैंने अपनी पत्नी को, उस समय ट्रेन चल रहा था, मेरा तो समय दिया हुआ था, वही समय इंटरव्यू का दिया था। तो मैंने इंटरव्यू छोड़ दिया, पत्नी को ट्रेन का को नहीं छोड़ा, मैं पत्नी। अब समझ में आया। फिर मैं 91 में मैंने सनद ली, 3-4 साल कोठी में प्रैक्टिस भी की। तो वहाँ देखा जिस तरह से क्लाइंट्स के साथ व्यवहार करते थे वकील लोग, तो मन बड़ा विरक्त, चूंकि अंदर कहीं कला बैठी हुई थी तो उससे बड़ा विरक्ति हुई, तो मैंने वो पकड़ा भी छोड़ दी। और मेरा सौभाग्य है कि 91 में जब मध्य प्रदेश में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ, तब इस प्रदेश के विराट सांस्कृतिक व्यक्तित्व श्री अशोक वाजपेयी के साथ सत्ता ने बहुत ही निम्न दर्जे का व्यवहार किया और सौभाग्य से मैं कार्यक्षेत्र उज्जैन गया। तो मैं उस समय उनके साथ संपर्क में आया और चूंकि वो तो सारी कलाओं का घर है अशोक वाजपेयी, तो कभी पेंटिंग्स पे लेक्चर हुए, कभी संगीत पे, कभी नृत्य पे, कभी नाटक पे, कभी साहित्य पे। और मुझे इस बात का फख्र है कि एकमात्र इस देश में अभिनव मंडल ऐसी संस्था है जो सारी कलाओं पे काम करती है। मैं रैना साहब के ट्यूशन मेरी इस पे हो चुकी है, अंबादास जी की, अखिलेश की, मुकेश की और एक शास्त्री उनकी, और साहित्य में चर्चा भी हुई। साहित्य के भी ढेर सारे बड़े आयोजन हम लोगों ने किए हैं। दुर्भाग्य से आज का जो समय है वो इवेंट का समय है, कलाओं का समय नहीं है। सारी एकेडमियों को देख लें आप, तो आप इवेंट में कलाकार को जितना नहीं मिलता है उतना वो इवेंट पे खर्च होता है। आप बताइए, करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन कलाकार के हिस्से में क्या होता है? तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने क्लासिकल जैसे, हाँ, एक नाम और सबसे पहली पेंटिंग जिसने बनाई थी वो तो चंदन सिंह भट्टी। उन्होंने कुमार जी का अवसान हुआ था, गंधर्व जी का, तो मैंने कार्यक्रम गंधर्व प्रसंग किया था। उसको गंधर्व जी के बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, उसने बहुत अच्छे चित्र बनाए थे, बोलते हुए थे। तो कला का जो मूल काम है प्रतिरोध करना, आज कला उस रास्ते से भटकी है। मैंने किसी भोपाल के चित्रकार का देखा था, कविता सकावी है, सलाखों के पीछे एक बच्चा था, मुझे उनका नाम केवल करबल ये सब चित्रकार है, नाम भूल रहा हूँ। उनका चित्र था वो, बहुत ही बढ़िया। उस बच्चे की आंखें बोलती थी। ये तो जो भी आप सब लोगों ने कहा कि पूछना पड़ता है, तो सच इब्राहिम अल्का जी कहते थे कि थिएटर के कलाकार को
पेंटिंग्स भी देखना चाहिए, कविता भी पढ़ना चाहिए, उपन्यास भी पढ़ना चाहिए, कहानी भी पढ़ना चाहिए, संगीत भी देखना चाहिए, नृत्य भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि जोशी जी ने कहा कि इस एकमात्र कला है नाटक जिसमें सारी कलाएं हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, विशेष रूप से जोशी साहब का, और वसु जी ये क्या आभार व्यक्त करूँ, उन्होंने तो ये कला का घर बना दिया है, ग्राउंड फ्लोर से लेके छत तक कला यहाँ पे सस्ती है, संवरती है। मैं तो कई बार वसु जी से कह चुका हूँ, पर वो मानती नहीं। मैं कहता हूँ कि इसका नाम वसु कला कैसे करते हैं। कला और विज्ञान नहीं, देखिए जैसे सम्मान की बात, आजकल ढलने से सम्मान होते हैं। मैं सम्मान में भी बहुत सख्त होता हूँ। मैं सम्मान उन लोगों का करता हूँ जिनका समाज में कंट्रीब्यूशन है। तो आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नहीं तो अपनी जगह है ही। मतलब हमने जितने लोगों को सम्मान दिए हैं, कोई एक आदमी उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि ये योग्य नहीं था जिसको हमने सम्मान दिया। तो कोई जूरी वूरी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने एक जूरी बनाई थी अशोक वाजपेयी की, उसमें अशोक वाजपेयी फेलोशिप 1 लाख रुपए की शुरू की थी। तो पहली जूरी में हमने एक सीमा निर्धारित की थी कि 50 साल की उम्र के कवि को होंगे फेलोशिप। तो जूरी के एक सदस्य अड़ गए, बड़े प्रभावशाली सदस्य थे, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनको देना चाहिए। उनकी उम्र थी लगभग 58-59 साल, हमने 50 साल की सीमा निर्धारित। तो तब मैंने तय कर लिया था कि कभी कोई जूरी नहीं बनना। मैं खुद देश भर में जो काम होता है उस पर नज़र रखता हूँ, और खुद उसमें से कुछ दोस्तों से डिस्कशन करने के बाद आदमी को चुनता हूँ, और उसके बाद मैं सम्मान। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। हम इसी तरह से मिलते हैं। बस मेरी ख्वाहिश ये है कि सारी कलाओं के लोग यदि इस शहर में जितने हैं, वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते, तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। और तो बात इससे चित्रकार की कदर नहीं करता है, नाटक वाले की कदर नहीं करता है, साहित्य वाला साहित्य के ऊपर सोचता है कि ये मुझसे बड़ा कैसे है। तो सारी कलाओं में सारी दूसरे फील्ड में भी है सारी बातें। काम खींचने की कला भी है। हाँ, ये कला, और इसमें हम लोग बहुत दक्ष हैं, हम लोग इसमें बहुत दक्ष हैं। इसीलिए महावीर जी ने जो कहा था, सर एक मिनट, इसीलिए महावीर जी ने जो कहा था कि वो कलाकार को समीक्षा करनी चाहिए, चित्रकार को, अगर वही समीक्षा करने जाएंगे तो वो आपस में फिर तूने मेरी समीक्षा गलत। आजकल होती कहाँ है समीक्षा? नाटक के लिए आपका नाटक शुरू होने वाला होता है, किसी प्रेस से फोन आता है कि आप इस नाटक, मेरे तो नाटक की शुरुआत हो रही है, फोटो नाटक की डिटेल्स मांग रहे हैं, कोई तैयारी नहीं है, गिनती के लोग हैं। इसीलिए मैं पिछली बार किसी को कला से सम्मान दे नहीं पाया, क्योंकि अब समीक्षक बचे ही नहीं, समीक्षक है कहाँ हमारे साथ। तो धन्यवाद आप सबका। मैं चाहता हूँ कि सब लोग ग्रुप फोटो हो जाए, फोटो के लिए सब लोग आ जाए।